Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel Learn with Cherry. Today's video is the second part of the video I recently uploaded जिसमें हमने उसके themes और उस time के लोगों ने critics ने उसको किस तरह से perceive किया A Doll's House play को हमने उसको deal किया। आज हम डील करेंगे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द प्ले अ डॉल्स हाउस, जो कि एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is, can we call the doll's house the modern tragedy? ऑब्वियसली अब डॉल्स हाउस जो है वो एक मॉडर्न एरा से बिलोंग करता है, ठीक है। डॉल्स हाउस जो प्ले है वो मॉडर्न एरा का प्ले है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट वी हैव टू जस्टिफाई अ डॉल्स हाउस एज द मॉडर्न ट्रेजेडी। Okay, let's just read this and then explain it. All the elements of a modern play are already present in the Pillars of Society. Pillars of Society is another play by Henrik Ibsen, ठीक है। द फर्स्ट ड्रामा ऑफ द कंटेम्प्रेरी लाइफ, कंटेम्प्रेरी लाइफ का मतलब यहाँ पे रेफर कर रहा है हेनरिक इब्सन की लाइफ को। बट द फॉर्म इज नॉट फुली वर्कड आउट अंटिल द नेक्स्ट प्ले द डॉल्स हाउस, कि जो मॉडर्न ट्रेजेडी की, मॉडर्न ड्रामा की जो फॉर्म थी, जो टेक्सचर था, वो डॉल्स हाउस के टाइम पे आके प्रॉपरली डेवलप हुआ था। ऑफ द फर्स्ट 4 ड्रामाज ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, यानी कि इब्सन की लाइफ के 4 ड्रामाज, पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, अ डॉल्स हाउस एंड एन एनिमी ऑफ द पीपल, while being richer and more complex than the plays of different, ये आगे different authors के नाम दिए हुए हैं कि इन authors के plays से different और complex होने के बावजूद भी Ibsen के dramas adhere to the conventions of social problem comedy to the extent that their all 3 protagonists learn that they must break the past practices in order to live a more worthy life। यानी कि हमारे पास इब्सन के जो प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले हैं, जो जैसे अभी डॉल्स हाउस में हमने देखा कि नोरा हैं उनके प्ले की प्रोटेगनिस्ट, तो जो प्रोटेगनिस्ट हैं दे ऑल, इब्सन के प्लेस की खासियत ये है कि उनके प्रोटेगनिस्ट जो हैं उनको पता होता है कि इन ऑर्डर टू लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ दे मस्ट ब्रेक द पास्ट ट्रेडिशंस, पास्ट प्रैक्टिसेस, कि उनको जो है पास्ट प्रैक्टिसेस से निकल के आगे आना ही पड़ेगा। जैसे अब हमारे पास नोरा का कैरेक्टर है, उसने अपनी वो पेट्रार्कियल सोसाइटी में एक वुमन का जो रोल होता है उसको उसने उस कन्वेंशन को ब्रेक करके एक बोल्ड स्टेप लिया, तभी उसने अपनी लाइफ को चेंज किया ना। तो दिस इज व्हाट इब्सन इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू हिज पोम्स, थ्रू हिज प्लेस, सॉरी। ओके, एन ऑडियंस presumably is learning the same lesson through their actions and their overt articulations of what they have learned, कि ऑडियंस भी उनके थ्रू यही चीज़ सीखती है। यही इब्सन का पर्पस था कि ऑडियंस को एक ट्रू पिक्चर दिखाना। ट्रेजेडी एंटर्स इनटू द पिलर्स ऑफ सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी अवर्टेड, ये पिलर्स ऑफ सोसाइटी यानी कि इब्सन के पहले प्ले की बात है। The earliest extant preparatory material for a doll's house is entitled Notes for the Contemporary Tragedy. And the play has the form of tragedy to an extent that Nora's world and hopes suddenly collapse as a result of the course of events। यानी कि नोरा जो है, अब यहाँ पे प्ले में ट्रेजेडी स्टार्ट कहाँ से होती है कि नोरा वॉज लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ विद हर हस्बैंड, ठीक है। नोरा कोई चीज़ एक्सेप्ट उसने कर ली थी कि हर हस्बैंड इज़ गोइंग टू बी डोमिनेट ओवर हर, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि नोरा की जो होप्स हैं वो सडनली क्लैप्स होने लगी जब उसने ये चीज़ रियलाइज़ की कि शी हर एफर्ट्स आर नॉट वर्थ एनीथिंग। वहाँ से ट्रेजेडी स्टार्ट हुई, ठीक है। बट ना इवन दो नोरा इज एग्जिस्टिंग एट द एंड इनटू अ वेरी अनसर्टन फ्यूचर, द ओवरवेलमिंग अफेक्ट ऑफ द प्ले इज स्ट्राइकिंग आउट ऑन हर ओन इज़ बोथ नेसेसरी एंड स्लॉन्ट्री। यानी कि नोरा का जो कोर्स ऑफ एक्शन था, नोरा का जो प्ले में काम था, वो सारी की सारी चीज़ वॉज वेरी मच नेसेसरी एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो नोरा वो स्टेप्स ना लेती तो शी वुड बी लिविंग द सेम लाइफ टिल द एंड ऑफ द प्ले, यू नो, टिल द एंड ऑफ हर लाइफ एक्चुअली।
ओके, तो नोरा का ये स्टेप बहुत ज़रूरी था। अब आगे हमारे पास नोरा और हेल्मर के कुछ डायलॉग्स हैं जो कि हमें ये शो करते हैं कि नोरा ने कितना बोल्ड स्टेप लिया। ये डायलॉग्स हमारे पास एक्ट 3 से हैं। Nora, listen, Torvald. I have heard that when a wife deserts her husband's house, as I am doing now, he is legally freed from all the obligations toward her. In any case, I set you free from all your obligations. You are not to feel yourself bound in the slightest way, any more than I shall. There must be perfect freedom on both sides. See, here is your ring back. Give me mine. यानी कि अब नोरा ने क्या किया, टॉरवल को कहती है कि जब एक हस्बैंड जो है वो अपने जो उसकी वाइफ उसको छोड़ के जाती है तो वो हस्बैंड हर ड्यूटी से लीगली फ्री हो जाता है। तो कहती है मैं भी तुम्हें हर चीज़ से आज़ाद कर रही हूँ और आई डोंट वांट कि तुम स्लाइटेस्ट तरीके से भी जो है वो बाउंड फील करो, ठीक है। एंड ये तुम्हारी वेडिंग रिंग है, जस्ट गिव मी माइन बैक। हेल्मर आगे से कहता है दैट टू, यानी वो भी। नोरा कहती है दैट टू। हेल्मर, हियर इट इज़, कि हेल्मर उसकी रिंग उसको देता है और उसको वो कहता है कि ये तुम्हारी रिंग। देन नोरा उसको कहती है कि दैट्स राइट, नाउ इट इज़ ऑल ओवर, यानी कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आई हैव पुट माई की, अब पुट द कीज़ हियर, मैंने चाबियाँ यहाँ पे रख दी हैं। द मेड नोज ऑल अबाउट एवरीथिंग इन द हाउस बेटर देन आई डू, कि जो मेड है हमारी वो मुझसे ज़्यादा जानती है कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। लाइक वो उसको सिर्फ ये बताने की कोशिश करिए कि नाउ आई एम नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर और आई एम नॉट obliged to live with you anymore because I am just getting you free from all the obligations, all the duties and all. ठीक है। Okay, Ibsen wrote for and about the middle class and life in the suburbs and the small towns. कि इब्सन ने जो है वो suburbs की life यानी कि poor people या middle class या working middle class या upper middle class की जो struggles हैं उन पे बात की। उन्होंने कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, यानी कि ड्रामेटिक सिचुएशन से ज़्यादा, क्योंकि अब कहीं भी एक प्ले होगा उसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द ड्रामेटिक सिचुएशन, कि आप जितना ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकेंगे आपका प्ले उतना सक्सेसफुल होगा। लेकिन इब्सन ने क्या किया, रादर देन फोकसिंग मोर ऑन द ड्रामेटिक एस्पेक्ट ही फोकस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है। उनका सेंट्रल थीम जो होता था वो हमेशा जो है वो ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड हिमसेल्फ, और उनकी कोशिश होती थी कि वो किसी तरह से सेल्फ डिस्कवरी को प्रमोट कर सकें या पोर्ट्रे कर सकें। ओके, his central theme was the duty of individual toward himself, not the out of date conventions of bourgeoisie society. Ibsen said to Brandt in 1871, I have really never had a strange feeling for solidarity. Ibsen's anarchist individualism made a deep impression on the younger generations outside Norway, where he was considered a progressive writer. यानी कि इब्सन जो थे वो जब लिख रहे थे तो नॉर्वे से बाहर के लोगों ने उनसे बहुत अफेक्ट लिया, यंग जनरेशन स्पेशली, और वो इब्सन को एक प्रोग्रेसिव राइटर कहते थे, एक ऐसा राइटर जो ज़माने से आगे चलता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस प्ले का एक ऐसा एस्पेक्ट हमने इसको एलैबोरेट किया जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स दिखी, नॉट ओनली इन द कैरेक्टर ऑफ नोरा, नॉट ओनली इन द मैरिड लाइफ ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, नॉट ओनली इन द रोल ऑफ अ फीमेल इन द सोसाइटी, बट हमारे पास जो सोसाइटी ने जिस तरह से पावर रिलेशंस क्रिएट किए, जिस तरह से कैरेक्टर्स को शेप किया, किस तरह से कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी को शेप किया, दैट ऑल थिंग्स मैटर्स अ लॉट। और इब्सन ने हमें वो चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश की है थ्रू द सिम्बलिज्म ऑफ नोरा, थ्रू द माउथ पीस ऑफ नोरा। और इब्सन ने हमें ये बताया कि सोसाइटी में ये सब कुछ चल रहा है एंड ये आज से नहीं चल रहा, इट्स फ्रॉम द वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो है, नोरा हेल्मर इज द ट्रैजिक कैरेक्टर इन द प्ले, डिस्कस इन डिटेल। अब इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई वही सारी चीज़ें जो हैं हमने नोरा के उसके एस्पेक्ट में ही डिस्कस की, कैरेक्टर के एस्पेक्ट में, कि वो किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई उसकी, किस तरह से काम हुए उसके, किस तरह से उसने सेल्फ डिस्कवरी की तरफ, सेल्फ रिकॉग्निशन की तरफ ट्रैवल किया।
तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल द लाइन्स ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूंगी एंड जो नोट्स होंगे यही वाले, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका अटैच कर दिया है, तो यू कैन वॉच दैट फ्रॉम देयर। ओके, अब ये जो नोरा हेल्मर एक ट्रैजिक कैरेक्टर है, ये किस तरह से ट्रैजिक कैरेक्टर है? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इब्सन जो हैं वो हमें ट्रू पिक्चर दिखाते हैं सोसाइटी की, ठीक है। इब्सन ने हमें रियलिज्म का मतलब समझाया बेसिकली कि व्हाट रियलिज्म इज, इब्सन ने हमें ये चीज़ बताई। तो अभी अगर हम नोरा के कैरेक्टर की बात करें तो नोरा के पास, नोरा के कैरेक्टर में उसके साथ ट्रेजेडी क्या हुई? ट्रेजेडी उसके साथ ये हुई कि ऑल द टाइम शी हैज़ बीन इन अ रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, शी हैज़ बीन सेक्रीफाइसिंग हर विशेस फॉर हर हस्बैंड, शी हैज़ बीन डूइंग इलीगल स्टफ फॉर हर हस्बैंड, लेकिन एट द एंड उसके साथ क्या हुआ कि देयर वाज नथिंग लाइक दैट कि उसके हस्बैंड ने उसकी एक भी सैक्रिफाइस को वैल्यू किया हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नोरा है वो एक ट्रैजिक कैरेक्टर है, एक इस हिसाब से भी हम उसको कह सकते हैं कि फॉर हर होल लाइफ वो जिस मैरिज को एक हैप्पीली मैरिज, हैप्पी सेटल्ड मैरिज लाइफ, मैरिड लाइफ समझती रही, दैट वाज नॉट इवन अ सेटल्ड मैरिड लाइफ ना, हैप्पी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक प्रॉपर नेगेटिव साइड उस चीज़ की आ जाती है कि वो उसको एक आयरॉनिक और ट्रैजिक कैरेक्टर के तौर पे हम कंसीडर करते हैं। द थर्ड क्वेश्चन वी हैव ओवर हियर इज द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिफाइड इन अ डॉल्स हाउस, यानी कि डॉल्स हाउस जो इब्सन ने टाइटल दिया है प्ले को, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है? Generally speaking, doll's house have many different meanings. It could be the house where Nora and Torvald live. A doll's house means that all the people that live in Hermald's residence are like dolls. And like doll, Torvald plays with them when he chooses, then ignores them when he has something else to do. He has created an environment for his family that resembles a doll's house. ओके तो डॉल्स हाउस में अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि टॉरवल्ड और नोरा का जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से है कि इट इज़ लाइक द डॉल्स, ठीक है। नोरा इज़ लाइक अ डॉल, नोरा को वो अपने इशारों पे नचाता है, ठीक है। नोरा को वो कहता है मैक्रोन्स नहीं खाने, नोरा को वो कहता है कि स्पेंड थ्रिफ्ट हो, नोरा को वो कहता है लिटिल स्क्विरल कहता है, यानी कि उसको एक जो है वो डाउन स्टेटस दिया हुआ है, उसको अपने डॉल की तरह रखता है। जब उस चाहता है उसके साथ बात करता है, उसके साथ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड करता है, और जब चाहता है वो उसको इग्नोर करता है। नॉट ओनली नोरा, उस घर में जितने भी लोग हैं दे ऑल आर एक्टिंग लाइक द डॉल्स, ठीक है। उसके बाद he accomplished this in several different ways. He creates a doll's house in a home by interacting with his family only when he chooses to, and by the way he treats his wife as a doll. जो भी मैंने बात की, जिस तरह से वो अपनी वाइफ को डॉल की तरह ट्रीट करता है। Torvald chooses when he wants to interact with his family as a child chooses to play with her dolls. Torvald maintains an office at home. He uses this office to hide away from his family when he does not want to interact with them. कि टॉरवल ने घर पे एक ऑफिस बनाया हुआ है, और वो जब अपनी फैमिली से दूर रहना चाहता है, जब उनसे मिलना नहीं चाहता, तो वो वहाँ जाके बैठ जाता है। He comes out of his office only when he wants to at his own convenience. यानी कि he is not concerned with anyone, he is not concerned with anyone's feelings, anyone's emotions. He is just concerned with his own feelings. जब उसका दिल करता है वो ऑफिस से बाहर आता है, वो मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, और जब वो उसका दिल भर जाता है he just moves, simply moves away back to his office, ठीक है। One example of Helmer hiding in the office is when Nora is practicing her dance. He tells her he will go in and shut both doors so that he won't have to hear her. Basically यहाँ पे वही concept है, again and again repeat हो रहा है कि वो अपनी मर्जी की बेस पे एक तरफ नोरा को जो है वो बहुत प्लेजेंटली ट्रीट करता है, ठीक है, उसको प्यार से बुलाता है, और दूसरी तरफ वो क्या करता है, वो कहता है कि तुम जाके अपने रूम में डांस करो और मैं जाके अपने ऑफिस के दोनों डोर्स बंद करूँगा ताकि मुझे आवाज़ ना आए, ठीक है। What Nora brings as a gift for her girl, as a gift is doll for her girl when she has just been criticized by Torvald for being spendthrift. कि टॉरवल्ड ने उसको स्पेंड थ्रिफ्ट कहा, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है फजूल खर्च कहा, तो उस टाइम पे वो अपनी बेटी के लिए एक डॉल लेके आई थी, जस्ट जब उसने उसको स्पेंड थ्रिफ्ट कह दिया, उसको फजूल खर्च कह दिया।
Later, when she is practicing and dancing in Trantla, for which he dresses her as one would dress a doll. वहाँ पे भी ट्रेंटला में जब उसको डांस करना था, वहाँ पे भी टॉरवल ने उसको ऐसे ड्रेस किया, ऐसे उसको कपड़े जो है वो उसको कहा कि तुम ये पहनो, जैसे एक डॉल को कपड़े पहनाते हैं. She acts the captivating decorative plaything, कि उसको plaything बना दिया. Both doll-like acts are for the benefit of Torvald, who wants her to remain dependent upon him. They gains security and devotion from agreement. Nora tells Torvald in Act 3 that both her father and Torvald have treated her like a doll child with no options, no opinions of her own, and have only played with her. अब यहाँ पे जो डिस्कशन है वो हमारे पास नोरा के कैरेक्टर को लेके इस तरह से हो रही है कि टॉरवल्ड ने नोरा को जो है वो पूरा टाइम ऐसे ट्रीट किया लाइक शी इज़ अ डॉल, शी इज़ अ प्ले थिंग, शी इज़ अ डॉल मोर देन अ ह्यूमन बीइंग, कि उसकी खुद की ओपिनियंस नहीं है, उसके खुद की विशेस नहीं है, उसको मैक्रोन्स नहीं खाने देता, उसको स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं, उसको अपनी मर्जी की ड्रेसिंग कराता है, जब जी चाहता है उसके साथ खेलता है, उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करता है, एंड एज सुन एज ही इज़ सेटिस्फाइड विद स्पेंडिंग टाइम विद दैट गर्ल, वो डायरेक्टली अपने ऑफिस में चला जाता है. नो ओपिनियंस ऑफ नोरा, नो इमोशंस ऑफ नोरा, नथिंग. तो इस तरह से ये सब कुछ फेस करने के बाद एक्ट 3 में नोरा जो है वो टॉरवल्ड को कन्फ्रंट करती है और उसको कहती है कि तुमने और मेरे डैड ने हमेशा मुझे एक डॉल चाइल्ड की तरह ट्रीट किया, कि मेरे खुद के ओपिनियंस नहीं रखने दिए, मेरी विशेस नहीं चलने दी, हमेशा जो खुद चाहा वो मुझ पे इम्पोज किया. ठीक है. नोरा फील्स दैट हर मैरिज इज सिमिलर काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जिसमें हमारे पास प्रिटी पोजेशन आ जाता है, कोल्ड प्ले जो है हमारे पास टॉय की तरह, डॉल की तरह उसको जो है वो उसके साथ ट्रीट करता है उसको. टॉरवल्ड होम इज अ डॉल्स हाउस टू हर. She says she have committed a great sin against her in discouraging her from growing up. Torvald's pet name for her are often prefaced by the little squirrel, स्पेंडथ्रिफ्ट, यानी कि टॉरवल्ड उसको नाम भी इसी तरह के देता है जैसे जो एक डिग्रेडेड लेवल के होते हैं सोसाइटी में. दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइक लेवल एंड देयर ओन वैल्यू इन द सोसाइटी. तो इस तरह से हम इसको अगर जस्टिफाई करना चाहें तो वी कैन जस्टिफाई इट एज अ टाइटल को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ द डॉल्स हाउस, जिसमें पीपल को डॉल्स की तरह ट्रीट किया जाता है. एक पर्सन है जो पपेट होल्डर है, जो सारी चीज़ों को होल्ड करके चल रहा है, एंड बाकी सब उसके इशारों पे नाच रहे हैं. सो या, दिस इज़ हाउ द टाइटल ऑफ द प्ले द डॉल्स हाउस इज़ जस्टिफाइड. And yeah, that's it for this video. I hope you got all the concepts very much clearly. अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी problem है तो you can ask me in the comment section and I will try my best to answer all the questions you have. Plus, I'm attaching the notes in the description box so you can check that as well. Share this video with your friends. Do like the video and subscribe to our channel so that you can never miss any upcoming update. Thank you for watching. Bye bye.